Hello students, today in this lecture I will discuss with you liquids in motion, and the very first topic is the concept of viscosity. देखिए बेटा, विस्कोसिटी क्या है? विस्कोसिटी स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी है हर लिक्विड की. ओके, विस्कोसिटी बेटा प्रॉपर्टी होती है हर एक लिक्विड की, क्योंकि स्टूडेंट्स जब लिक्विड मोशन में होता है तो लिक्विड हमेशा लेयर्स में मूव करता है किसी भी सॉलिड सरफेस के ऊपर. तो स्टूडेंट्स जब लिक्विड लेयर्स में मूव करता है किसी भी सॉलिड सरफेस के ऊपर, तो स्टूडेंट्स सॉलिड सरफेस के मॉलिक्यूल्स और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो एडेसिव फोर्स है वो डिक्रीज होती जाती है एज वन मूव्स अवे फ्रॉम द सॉलिड सरफेस. गॉट इट स्टूडेंट्स? देखिए पहले, लेट अस सपोज से इट इज द सॉलिड सरफेस, और बेटा इस सॉलिड सरफेस के ऊपर लिक्विड राइट साइड पे मूव करेगा, एंड दीज आर द डिफरेंट लिक्विड लेयर्स. दीज आर द डिफरेंट लिक्विड लेयर्स. अब आप देखिए, एज वन इज मूविंग अवे फ्रॉम द सॉलिड सरफेस, तो जो एडेसिव फोर्सेस है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉलिड सरफेस एंड द लिक्विड मॉलिक्यूल्स वो वीक होती जाएगी क्योंकि डिस्टेंस बढ़ता जाएगा. एज अ रिजल्ट ऑफ विच व्हाट विल हैपन, एज वन मूव्स अवे फ्रॉम द सॉलिड सरफेस, तो बेटा जो वेलोसिटी है डिफरेंट लिक्विड लेयर्स का वो इंक्रीज होता जाएगा. गॉट इट स्टूडेंट्स? हमेशा याद रखें कि बेटा जो लिक्विड लेयर सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में है उसका वेलोसिटी और सॉलिड सरफेस का वेलोसिटी हमेशा इक्वल होगा. गॉट इट? अब देखिए, लेट अस सपोज से बेटा ऊपर से जो सेकंड लेयर है इसका वेलोसिटी लेट अस सपोज इट इज वेक्टर v. ओके, तो इससे ऊपर वाली जो लिक्विड लेयर होगी उसका जो वेलोसिटी होगा इट इज से वेक्टर v प्लस वेक्टर d. तो स्टूडेंट्स लिक्विड लेयर्स की वेलोसिटीज में डिफरेंस है. तो स्टूडेंट्स जब लिक्विड मोशन में होता है, लिक्विड फ्लो करता है किसी भी सॉलिड सरफेस के ऊपर, क्योंकि लिक्विड हमेशा लेयर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और लेयर्स में मूव करता है. अब डिफरेंट लेयर्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो वेलोसिटीज हैं डिफरेंट होती हैं, या यूं कह लें कि डिफरेंट लिक्विड लेयर्स की वेलोसिटीज डिफरेंट होती हैं. तो मतलब स्टूडेंट्स डिफरेंट लिक्विड लेयर्स के बीच में रिलेटिव मोशन एग्जिस्ट करता है. रिलेटिव मोशन एग्जिस्ट करता है क्योंकि दोनों लिक्विड लेयर्स जिन्हें कंसीडर किया गया है उनकी वेलोसिटीज में डिफरेंस है. तो स्टूडेंट्स विस्कोसिटी क्या है? विस्कोसिटी प्रॉपर्टी है ऑफ एवरी लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ विच द इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्सेस दे कम्स इनटू प्ले. बेटा जैसे सॉलिड्स के केस में था, कोई भी एक ब्लॉक किसी सरफेस के ऊपर है मूव करेगा, फ्रिक्शन होता था, वैसे ही स्टूडेंट्स लिक्विड लेयर्स के बीच में भी फ्रिक्शनल फोर्सेस होती हैं. इन फ्रिक्शनल फोर्सेस को विस्कस फोर्सेस कहते हैं. तो बेटा ये जो प्रॉपर्टी है इसको विस्कोसिटी कहते हैं. तो मैं विस्कोसिटी का स्टेटमेंट दे रहा हूं, आप नोट कर लें. इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ विच the internal frictional forces comes into play when the liquid layers in contact with each other have some relative motion. Okay? अब देखिए, अब स्टूडेंट्स देखिए, ऊपर वाली लेयर का वेलोसिटी ज्यादा है, नीचे वाली लेयर का वेलोसिटी कम है. तो नीचे वाली लेयर ऊपर वाली लेयर के ऊपर बेटा विस्कस फोर्स लगाएगी, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगी. बेटा ये जो विस्कस फोर्स लगा, लेट अस सपोज इट इज F, तो नीचे वाली लेयर ऊपर वाली लेयर के मोशन को अपोज करेगी. ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी ज्यादा है तो फ्रिक्शनल फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगी. गॉट इट? बिल्कुल ठीक इसी तरीके से ऊपर वाली लिक्विड लेयर नीचे वाली लिक्विड लेयर के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगी. इस तरीके से लगाएगी कि इसका वेलोसिटी जो कि कम था उसे इंक्रीज किया जा सके, तभी तो रिलेटिव मोशन अपोज होगा. तो लेट अस सपोज से F इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द विस्कस फोर्स. F क्या होगा बेटा? ये वो इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स है जो लिक्विड लेयर्स एक दूसरे के ऊपर लगाती हैं और इसको विस्कस फोर्स बोलते हैं. सो दिस F इज द विस्कस फोर्स. ओके स्टूडेंट्स, अब बेटा ये विस्कस फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करती है? देखिए ध्यान से. लेट अस सपोज स्टूडेंट्स dx is the thickness of every liquid layer. dx is the thickness of every liquid layer. Okay? तो ये जो विस्कस फोर्स है, this F is directly proportional to area of the liquid layers which are in contact. तो लिक्विड लेयर्स जो आपस में कांटेक्ट में है उनके बीच में जो एरिया है, जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा.
This F is directly proportional to dV by dx. Now what is this dV by dx? dV was the difference in the velocity of the two layers and dx is the thickness of each liquid layer. इसको बोलते हैं velocity gradient और strain rate. It is the velocity gradient or strain rate. So since a area of the liquid layer which are in contact with each other and dV by dx is simply the velocity gradient, इसको strain rate कहते हैं. दोनों पैरामीटर्स को फ्यूज करते हैं, so it is a into dV by dx. Okay, now to remove this proportionality sign, you have to put the proportionality constant. The proportionality constant which we are using is eta into a into dV by dx. अब बेटा ये eta क्या है? This eta is the proportionality constant. और बेटा इस proportionality constant को बोलते हैं coefficient of viscosity and is called coefficient of viscosity. Got it sense? बेटा इसको बोलते हैं coefficient of viscosity. Got it? अब बड़े ध्यान से दोबारा देखिए. Now this vector f can be written as it is negative of say eta into a into dv vector divided by dx. अब देखिए सर ये नेगेटिव साइन किस लिए लगाया गया? ये नेगेटिव साइन बताता है कि जो वेक्टर f है ये वेक्टर dv को अपोज कर रहा है. बात समझ आ गई? वेक्टर f है वेक्टर dv को अपोज कर रहा है और सिंस SI यूनिट ऑफ ईटा, इस सिंबल को रीड करते हैं ईटा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. गॉट इट सिंस it is पास्कल्स सेकेंड. बेटा ये SI यूनिट होता है पास्कल्स सेकेंड. फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर हो जाएगा, पास्कल इसका यूनिट हो गया, मीटर पर सेकेंड, मीटर कैंसिल हो गया, सेकेंड इधर आ जाएगा. गॉट इट सेंस? तो सिंस विस्कोसिटी और विस्कस फोर्स का एक्सप्रेशन आप कॉपी कर लें. बस सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो लिक्विड लेयर सॉलिड सरफेस से कांटेक्ट में है, लिक्विड लेयर जो सॉलिड सरफेस से कांटेक्ट में है, सॉलिड सरफेस और उस लिक्विड लेयर का वेलोसिटी हमेशा सेम होता है. अगर सॉलिड सरफेस रेस्ट में है तो देखिए ये वाली जो लिक्विड लेयर है, ये लिक्विड लेयर सॉलिड सरफेस से कांटेक्ट में है. अगर सॉलिड सरफेस रेस्ट में है और लिक्विड मोशन में है तो इस वाली लिक्विड लेयर का जो वेलोसिटी होगा वो जीरो होगा. क्लियर? अब अगर कहीं जैसे मान लेते हैं कोई भी एक स्फेरिकल बॉल है और विस्कस मीडियम में वो मूव कर रही है, तो यहां पर मीडियम रेस्ट पे है और जो स्फेरिकल बॉडी है वो मोशन में है, मतलब जो सॉलिड सरफेस है वो मोशन में है. तो अब इस सॉलिड स्फीयर के कांटेक्ट में जो भी लेयर होगा मीडियम का, उसका वेलोसिटी और स्फीयर का वेलोसिटी सेम होगा, बाकी लेयर्स का वेलोसिटी डिक्रीज होता जाएगा. बात समझ आ गई? ओके. बेटा अब बात करेंगे स्टोक्स लॉ की. स्टोक्स लॉ. बेटा स्टोक्स लॉ क्या कहता है? सिंस कोई भी स्फेरिकल बॉडी जब विस्कस मीडियम के अंदर से फॉल करती है, विस्कस मीडियम में मूव करती है, तो विस्कस मीडियम इस स्फेरिकल बॉडी के मोशन को अपोज करता है. ओके, कैसे अपोज करता है? बाय एक्सर्टिंग द विस्कस फोर्स. लेट अस सपोज से, देखिए let us suppose a spherical body whose radius is suppose say r and the spherical body is moving through the viscous medium. Imagine करते हैं कि व्हाइट बोर्ड पर इस स्फीयर के अलावा सारा विस्कस मीडियम है. गॉट इट? तो स्फीयर इज मूविंग विद द वेलोसिटी से v. तो सिंस ये जो विस्कस मीडियम है, ये जो विस्कस मीडियम है, ये विस्कस मीडियम इस स्फेरिकल बॉडी के ऊपर विस्कस फोर्स लगाएगा. गॉट इट? अब की बारी विस्कस फोर्स को मैंने FV से डिनोट किया. तो स्टोक्स लॉ क्या कहता है कि यार ये जो विस्कस फोर्स विस्कस मीडियम ने स्फेरिकल बॉडी के ऊपर लगाया है, इट विल डिपेंड ऑन द रेडियस ऑफ द स्फीयर, इट विल डिपेंड ऑन द वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर,
इट विल डिपेंड ऑन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम। अब कैसे डिपेंड करता है, देखिए स्ट्रेस द विस्कस फोर्स Fv is found to be directly proportional to R। जितना ज्यादा रेडियस होगा स्फेरिकल बॉडी का, उतना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, उतना ज्यादा विस्कस फोर्स लगेगा। Thus Fv is directly proportional to V। V velocity of the falling sphere या फिर velocity of the spherical body, and thus Fv is directly proportional to eta। जितना ज्यादा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होगा उतना ज्यादा विस्कस फोर्स लगेगा। तीनों पैरामीटर्स को फ्यूज करते हैं, so this Fv is directly proportional to say eta or V, okay? And to remove this proportionality sign, you have to put the proportionality constant. The proportionality constant is 6 pi। Proportionality constant होता है 6 pi। So it can be written as 6 pi eta RV। So since it is the viscous force which is exerted by the viscous medium on the spherical body which is moving through it with some velocity, say vector V, okay? अब बेटा ये जो इक्वेशन है ये स्टोक्स लॉ है। The equation above is Stokes law। Got it? आप इसको कॉपी करें। यस सर। अब इसके बाद करेंगे स्टूडेंट्स पॉइज़ोलीज फॉर्मूला। बेटा ये पॉइज़ोलीज फॉर्मूला क्या है, कोई भी लिक्विड अगर किसी भी पाइप के अंदर से मूव करे, पाइप के अंदर से फ्लो करे, तो स्टूडेंट्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ द लिक्विड किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करेगा। ये पॉइज़ोलीज फॉर्मूला रेट ऑफ फ्लो ऑफ द लिक्विड को और लिक्विड के पैरामीटर्स और पाइप के पैरामीटर्स के बीच में एक रिलेशन है। पॉइज़ोलीज फॉर्मूला देखें। Let us suppose it is a pipe। Let us suppose it is a pipe whose length is suppose say small n। Got it? और लिक्विड स्ट्रेस लेफ्ट से राइट की तरफ फ्लो कर रहा है। Let us suppose it is the NA and it is say the NB। और जो लिक्विड फ्लो कर रहा है, लिक्विड फ्लो करेगा लेयर्स में, लिक्विड फ्लो करेगा लेयर्स में। Got it? अब जैसे जैसे पाइप से सेंटर की तरफ मूव करेंगे तो डिफरेंट लिक्विड लेयर्स का जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो स्विस जो वेलोसिटी हेड है, वेलोसिटी हेड आप ऐसे मार्क करेंगे, ये डिफरेंट लेयर्स की वेलोसिटीज हमने मार्क की है। अब बेटा यहां पर देखिए लिक्विड लेफ्ट से राइट की तरफ फ्लो कर रहा है, तो स्विस द प्रेशर exerted on the liquid at the end A, it will be greater than the pressure which is exerted by the liquid on the pipe। मतलब बेटा लेफ्ट में प्रेशर ज्यादा होगा, राइट में प्रेशर कम होगा। एंड लेट अस सपोज से स्मॉल r is the radius of the pipe। Got it friends? तो फ्रेंड्स रेट ऑफ फ्लो क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो होता है वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड पर यूनिट टाइम फ्लोइंग थ्रू द पाइप। ओके, रेट ऑफ फ्लो ऑफ द लिक्विड क्या होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड क्या होगा, इट इज वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, इट इज वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। तो इसको ऐसे ना लिख करके मैं वर्ड्स में लिख देता हूं, इट इज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पर यूनिट टाइम। Got it, friends? अब let us suppose say V capital V be the rate of flow of liquid। याद रहे ये जो कैपिटल V है, it is the rate of flow volume per second। Okay, now this V is directly proportional to the pressure difference। V is directly proportional to pressure difference। pressure difference कितना होगा, it will be PA minus PB, it will be PA minus PB। Thus V is directly proportional to R raised to power 4। R क्या था, रेडियस ऑफ द पाइप।
ओके, एंड दिस V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द पाइप। बेटा जितना लंबा पाइप होगा लिक्विड उतनी देर बाद एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचेगा। एंड दिस V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईटा। जितना ज्यादा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होगा उतना ज्यादा विस्कस फोर्स इन्वॉल्व होगा। तो फ्रेंड्स ये चार पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर रेट ऑफ फ्लो ऑफ द लिक्विड डिपेंड करता है। अब बेटा एक्सप्रेशन ऑब्टेन करने के लिए हम इन चारों को यूज करेंगे। सो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P(r⁴ divided by L into say eta. Got it? And now we have to remove this proportionality sign. Now to remove the proportionality sign, you have to put the proportionality constant. The proportionality constant which we are using is pi by 8. So it is pi by 8 P(r⁴ divided by say L into say eta. Got it, sir? तो बेटा ये जो एक्सप्रेशन आ गया, ये रेट ऑफ द फ्लो ऑफ द लिक्विड का एक्सप्रेशन आ गया। सो this equation is the rate of flow of liquid through the pipe, got it friends? आप इसको एक बार जल्दी से कॉपी कर लें। यस सर, बात समझ आ गई? ओके बेटा इसका पूरा नाम लिख लें यहां। इट इज पॉइज़ोलीज़ फॉर्मूला। पॉइज़ोलीज़ फॉर्मूला कॉपी कर लिया आपने? अब ध्यान से देखिए, अब बात करेंगे स्टूडेंट्स टर्मिनल वेलोसिटी की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम्स में पक्का आएगा, डेरिवेशन के साथ न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, ठीक है? टर्मिनल वेलोसिटी बेटा देखिए, टर्मिनल वेलोसिटी क्या है? अगर कोई भी स्फेरिकल बॉडी विस्कस मीडियम से फॉल करे या विस्कस मीडियम से मूव करे, विस्कस मीडियम के अंदर मूव करे, तो स्फेरिकल बॉडी के ऊपर जो फोर्सेस लगेंगी, सबसे पहला होगा वेट जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। दूसरे नंबर पे विस्कस फोर्स जो कि स्टोक्स लॉ से मिलेगा, ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। और तीसरे नंबर पे जो फोर्स होगा दैट विल बी द बॉयंट फोर्स, ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। जब बेटा टोटल अपवर्ड फोर्स और टोटल डाउनवर्ड फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करती हैं, मतलब इक्वल होती हैं, तो स्फेरिकल बॉडी पर नेट फोर्स 0 हो गया। अब जब स्फेरिकल बॉडी पर नेट फोर्स 0 हो गया तो स्फेरिकल बॉडी इक्विलिब्रियम में हो गया। गॉट इट फ्रेंड्स? बेटा स्फेरिकल बॉडी इस कंडीशन में विस्कस मीडियम के अंदर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, ठीक है सर? तो टर्मिनल वेलोसिटी का डेफिनेशन मैं लिखवा रहा हूं, आप नोट कर लें। इट कैन बी डिफाइंड एज द कांस्टेंट वेलोसिटी with which the spherical body moves through the viscous medium. ओके, तो ये डेफिनेशन है। अब बात करेंगे एक्सप्रेशन की। देखिए, लेट अस सपोज इट इज द स्फेरिकल बॉडी, और स्फेरिकल बॉडी का जो रेडियस है दैट इज सपोज से आर, एंड द स्फेरिकल बॉडी इज मूविंग विद द वेलोसिटी से वेक्टर हुई। लेट अस सपोज से ये कोई एक विस्कस मीडियम है, लेट अस सपोज इट इज अ विस्कस मीडियम, और ये जो विस्कस मीडियम है इसका जो डेंसिटी है दैट इज सपोज इज सिग्मा, एंड ये जो स्फेरिकल बॉडी है, स्फेरिकल बॉडी का जो मटेरियल है, मटेरियल का जो डेंसिटी है उसको हमने रो से डिनोट किया है। रो को ऐसे मार्क कर रहा हूं जिससे कि ये पी और रो आपको डिफरेंस पता लग जाए।
बेटा जो फोर्सेस लग रही हैं दे आर द बॉइंट फोर्स, द विस्कस फोर्स एंड द वेट mg. गॉट इट स्टूडेंट्स? जो वेलोसिटी है वेक्टर v, उसको आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में मार्क करें. तो जब अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स बैलेंस करेगा तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, स्फेरिकल बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा. अब ऐसे में स्फेरिकल बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मीडियम के अंदर मूव करेगा. तो जिस कांस्टेंट वेलोसिटी से ये स्फेरिकल बॉडी विस्कस मीडियम में मूव कर रहा है उसको बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी. गॉट इट स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स पहले आप कंसीडरेशंस लिख लें. कंसीडर द स्फेरिकल बॉडी ऑफ radius r moving through the viscous medium of density sigma with the velocity vector v. ब्रैकेट में लिखें टर्मिनल वेलोसिटी, फुल स्टॉप. नेक्स्ट लाइन में लिखें द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द स्फेरिकल बॉडी आर. तो पहले फोर्सेस की बात करें. सबसे पहले नंबर पे द बॉइंट फोर्स Fb. और बॉइंट फोर्स कितना होता था स्टूडेंट्स? ये हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल से पहले किया था. इट इज सिंपली द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, दैट इज सिग्मा द डेंसिटी of the liquid multiplied with the volume of the liquid displaced. It will be 4/3 pi r cube multiplied with small g. सेकेंड पे आएगा विस्कस फोर्स. विस्कस फोर्स इज 6 pi eta rv. ओके, v velocity, r radius, eta coefficient of viscosity. थर्ड पे the weight mg, the mass m is the mass of the spherical body, and the mass of the spherical body it will be the density of the material of the spherical body. Rho is the density of the material of the spherical body multiplied with the volume of the spherical body. It is say 4/3 pi r cube multiplied with g. Got it, sense? So these are the forces which are acting on the spherical body. Got it, sense? Now when the total upward force and the total downward force they becomes equal to each other, then only the body can move with a constant velocity. Got it, sense? So in equilibrium, we can say that the total upward force it will be equal to total downward force. Got it, sense? Now the total upward force it is the buoyant force and the viscous force. The total downward force it is only the weight mg. Now we have to just write out the values. So the buoyant force is sigma into say 4/3 pi r cube multiplied with g plus it is say 6 pi eta rv, and the value for mg is say rho multiplied with 4/3 pi r cube multiplied with small g. Now what do you have to do? We have to calculate the expression, we have to calculate the value for this constant velocity v. So we can say that the 6 pi eta rv it can be written as say rho multiplied with 4/3 pi r cube multiplied with g minus sigma multiplied with 4/3 pi r cube multiplied with g. Got it, sense? बेटा ये बात समझ आ गई? आप ये कैलकुलेशन पहले कॉपी करें क्योंकि मुझे व्हाइट बोर्ड को वाइप ऑफ करना है. यस सर, डन. नाउ अब आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर द 6 pi say eta rv it can be written as 4/3 pi r cube is made common. It is say rho minus say sigma whole multiplied with small g. बेटा राइट हैंड साइड को देखिए, 4/3 pi r cube कॉमन, स्मॉल g कॉमन, और ये कैलकुलेशन. नाउ सिंस 1r is cancelled out, तो यहां पे r स्क्वायर बचेगा. 2 से आप कैंसिल करें 6 और 4 को. Now we are left with this. V is written as say 2 divided by 9 eta. बेटा पाई से पाई भी कैंसिल कर लें, मल्टीप्लाइड विद आर स्क्वायर
multiplied with rho minus a sigma multiplied with g. Got it friends? ओके, अब आप इस वाले एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए। लेफ्ट हैंड साइड में बेटा टर्मिनल वेलोसिटी जो कि वेक्टर है, राइट हैंड साइड में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये भी वेक्टर है। तो यहां पर कुछ केसेस एग्जिस्ट करते हैं। ये आपका एक्सप्रेशन है, इट इज द एक्सप्रेशन फॉर द टर्मिनल वेलोसिटी। द इक्वेशन अबव is the expression of terminal velocity। अब बेटा बात करेंगे केसेस की। केसेस में देखिए, अब यहां पर कुछ केसेस एग्जिस्ट करते हैं। जो केसेस एग्जिस्ट करते हैं वो बेटा डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्फेरिकल बॉडी एंड द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, इनके बारे में बात होगी। केस फर्स्ट, लेट अस सपोज दिस रो इज ग्रेटर देन सिग्मा। मान लेते हैं सिंस कि स्फेरिकल बॉडी का जो मटेरियल है उसका जो डेंसिटी है दैट इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। गॉट इट सिंस? तो इन दिस केस व्हाट विल हैपन, दिस रो माइनस सिग्मा इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। अब बेटा ये वाली अगर पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी तो इसका मतलब वेक्टर v और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। V and G are in same direction। बात समझ आ गई? और सिंस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इस वाले केस में क्या होगा, द स्फेरिकल बॉडी इट विल मूव थ्रू द विस्कस मीडियम विद द वेलोसिटी व्हिच इज वर्टिकली डाउनवर्ड। तो यहां पर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है दैट विल बी वर्टिकली डाउनवर्ड। गॉट इट? नाउ द केस सेकंड, if this rho is equals to sigma, if this rho is equals to sigma, then since this rho minus sigma it will be equals to 0। बेटा rho minus sigma 0 निकल के आएगा। In this case the velocity v will be equals to 0। मतलब बेटा जो स्फेरिकल बॉडी है वो अब की बारी सस्पेंडेड रहेगी लिक्विड के अंदर। The spherical body remains suspended in the liquid। सो ये बात समझ आ गई, आई होप शायद क्लियर है। यस यस, आपने कॉपी कर लिया। अब बेटा केस थर्ड की बात करेंगे। केस थर्ड की बात करेंगे। दिस रो इज लेस देन सिग्मा। बेटा रो इज लेस देन सिग्मा मतलब अब क्या स्फेरिकल बॉडी का जो मटेरियल है उसका डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम है। इसका एग्जांपल बेटा टेबल टेनिस वाली बॉल को कंसीडर कर लें, प्लास्टिक बॉल को। टेबल टेनिस वाली बॉल को कंसीडर करें, स्फेरिकल बॉडी के अंदर वो जो स्फेरिकल बाउंड्री है उसके अंदर एयर ट्रैप्ड है, एयर एनक्लोज है। तो स्फेरिकल बॉडी का जो मटेरियल अंदर है उसका जो डेंसिटी है जो कि एयर है, it is quite obvious it is less than the density of the liquid। Okay, now in this case what will happen, in this case this rho minus sigma is negative। बेटा rho minus sigma negative निकलेगा। तो बेटा v and g are in opposite direction, they are in opposite directions। अगर बेटा ये opposite directions में हैं तो अब क्या होगा, स्फेरिकल बॉडी पहले तो लिक्विड के अंदर जाएगी, लिक्विड के अंदर जाने के बाद इसका वेलोसिटी रिड्यूस होकर के 0 होगा। 0 होने के बाद फिर ये अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगी। इट विल एक्सेलरेट टू द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। द स्फेरिकल बॉडी विल एक्सेलरेट टू द free surface of the liquid। Got it sense? तो sense ये the concept of terminal velocity आपका कंप्लीट हो गया। कॉपी करें। yes sense sir। now अब बात करते हैं बेटा
अब बेटा बात करेंगे फ्लूइड फ्लो की। सर देखिए, जब कभी भी लिक्विड मोशन में होता है तो हम बोलते हैं द लिक्विड इज फ्लोइंग। अब ये जो लिक्विड है या फ्लूइड है, ये जो फ्लो कर रहा है, स्वेल्स यहां पर फ्लूइड फ्लो 3 डिफरेंट टाइप्स का एग्जिस्ट करता है। तो फ्लूइड फ्लो की जो 3 डिफरेंट टाइप्स हैं, दे आर द स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो, सेकेंड इज laminar flow, and third one is turbulent flow. ओके सर, देखिए स्ट्रीमलाइन फ्लो और लेमिनर फ्लो, ये दोनों फ्लो तब एग्जिस्ट करते हैं जब लिक्विड स्टेडीली मूव कर रहा है, मतलब स्लोली मूव कर रहा है। टर्बुलेंट फ्लो तब एग्जिस्ट करता है जब लिक्विड का जो फ्लो है वो अनस्टेबल होता है। गॉट इट सिस? कंपेरेटिवली उसकी स्पीड ज्यादा होती है। ओके, तो स्ट्रीमलाइन फ्लो और लेमिनर फ्लो दोनों एक ही चीज है, दोनों में सिर्फ फर्क एक चीज का होगा। स्ट्रीमलाइन फ्लो में स्ट्रीमलाइंस एग्जिस्ट करती हैं और लेमिनर फ्लो में जो लिक्विड है वो लेयर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेयर्स की फॉर्म में मूव करता है। तो सिर्फ बारी बारी तीनों फ्लूइड फ्लो को समझते हैं। स्ट्रीमलाइन फ्लो, देखिए बेटा स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है। लेट अस सपोज इट इज अ पाइप, और बेटा इस पाइप के अंदर लिक्विड फ्लो करने वाला है। पाइप के अंदर लिक्विड फ्लो कर रहा है। गॉट इट सिस? तो ये जो पाथ्स मैंने मार्क किए हैं इनको बोलते हैं स्ट्रीमलाइंस। गॉट इट सिस? तो यहां से लिक्विड एंटर करेगा, यहां से लिक्विड बाहर निकलेगा। तो फ्रेंड्स जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे हम इस पर्टिकुलर लेयर की बात कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर लेयर में जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स एक्सेस करेंगे तो ये प्रोसेशन में एक के पीछे एक पाइप के अंदर से मूव करेंगे। गॉट इट सर? अब देखिए स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या होता है। लेट अस सपोज इट इज द पॉइंट ए व्हिच इज मार्क्ड ऑन दिस पर्टिकुलर पाथ। अभी के लिए मैं पाथ बोल रहा हूं, ठीक है। ये जो पाथ है ये बेसिकली स्ट्रीमलाइन है। तो फ्रेंड्स यहां पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं देन यू विल गेट द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड एट द पॉइंट ए। आपको क्या मिलेगा? वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल्स एट द पॉइंट ए। अब देखिए स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या है बेटा। स्ट्रीमलाइन फ्लो में जब लिक्विड मॉलिक्यूल्स प्रोसेशन में किसी भी एक पॉइंट को क्रॉस करते हैं तो सभी लिक्विड मॉलिक्यूल्स अगर उस पॉइंट को सेम वेलोसिटी से क्रॉस करें देन ओनली द फ्लूइड फ्लो इज द स्ट्रीमलाइन फ्लो। गॉट इट सर? फ्लूइड फ्लो स्ट्रीमलाइन कब होगा? जब लिक्विड मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट लिक्विड मॉलिक्यूल्स इन अ पर्टिकुलर लेयर, they crosses the given point with the same velocity. If it happens, then we are going to say that the fluid flow is the streamline flow. बात समझ आ गई बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब बेटा जो पाथ लिक्विड मॉलिक्यूल्स ने ट्रेस किया, इस पाथ पे किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं you will get the direction of the velocity of the liquid molecule at that point. Got it, sirs? तो पहले आप स्ट्रीमलाइन फ्लो नोट कर लें। द फ्लूइड फ्लो इज सेड टू बी द स्ट्रीमलाइन फ्लो इफ द लिक्विड मॉलिक्यूल्स traces the same path as is traced by the preceding liquid molecule and the velocity of every liquid molecule crossing the given point have the same velocity. Okay friends, तो ये स्ट्रीमलाइन फ्लो की डेफिनेशन है। अब बेटा ये जो पाथ लिक्विड मॉलिक्यूल्स ने ट्रेस किया, गिवन लेयर के अंदर जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं, गिवन लेयर के लिक्विड मॉलिक्यूल्स ने स्ट्रीमलाइन फ्लो में जो पाथ ट्रेस किया उसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन। गॉट इट सिर्स? नेक्स्ट लाइन में लिखें स्ट्रीमलाइन।
स्ट्रीम लाइन लिखिए, अंडरलाइन करिए, इसके अगेंस्ट लिखिए। इट इज द पाथ ट्रेस्ड बाय द लिक्विड मॉलिक्यूल्स in a given liquid layer and the tangent drawn at any point to this path will give the velocity of the liquid molecules crossing the given point। ये बात समझ आ गई? अब बड़े ध्यान से सुनिए। अब बेटा स्ट्रीम लाइंस की प्रॉपर्टीज हैं, उनमें से एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी है कि स्ट्रेस कोई भी अगर स्ट्रीम लाइन है, देखिए तो स्ट्रीम लाइन फ्लो की बात हो गई है। अब बात करेंगे स्ट्रीम लाइन की। स्ट्रीम लाइन की, लेट अस सपोज स्ट्रेस इट इज द पाथ व्हिच इज ट्रेस्ड बाय द लिक्विड मॉलिक्यूल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द गिवन लेयर। If suppose all the liquid molecules one by one they are crossing the point A, and if we are drawing a tangent at the point A to this path, then we will get the velocity of every liquid molecule which will cross the point A। Got it sense? तो हर liquid molecule जब point A को क्रॉस करेगा तो हर liquid molecule का velocity सेम होगा, क्योंकि fluid flow streamlined है। ओके? अब अगर बेटा लिक्विड मॉलिक्यूल्स किसी दूसरे पॉइंट को क्रॉस करते हैं, लेट अस सपोज से द लिक्विड मॉलिक्यूल्स दे आर क्रॉसिंग द पॉइंट से बी, तो फिर से जब आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, नाउ यू विल गेट द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल्स एट द पॉइंट बी। पल्ले पड़ गई ये बात? तो स्ट्रीम लाइन की सबसे पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है बेटा? पाथ के ऊपर जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, यू विल गेट द डायरेक्शन, you will get the direction of the velocity of the liquid molecule which crosses that particular point। ये पहली प्रॉपर्टी, बात समझ आ गई? दूसरी प्रॉपर्टी देख लिया आपने? दूसरी प्रॉपर्टी, let us suppose से हमने यहां पर ये 3 डिफरेंट पाथ्स मार्क किए हैं। इट इज द पाथ ए, इट इज द पाथ बी एंड इट इज द पाथ से सी। गॉट इट? क्लियर हो गई बात? अब देखिए ये तीनों के तीनों पाथ, मैं अगर कह रहा हूं कि स्ट्रीम लाइंस हैं, तो इसका मतलब फ्लूइड फ्लो स्ट्रीम लाइन फ्लो है। ओके? अब देखिए आप स्ट्रीम लाइंस के बीच में यहां पर लेफ्ट में डिस्टेंस ज्यादा है और यहां पर वही डिस्टेंस उन्हीं स्ट्रीम लाइंस के बीच में रिड्यूस हो रहा है। ओके? पल्ले पड़ गई बात? तो जितना ज्यादा डिस्टेंस होता है स्ट्रीम लाइंस के बीच में, उतना कम वेलोसिटी होता है ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल्स। ओके? और जितना कम गैप होता है उतना ज्यादा वेलोसिटी होता है ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल्स। क्लियर हो गई ये बात? तो लेट अस सपोज, मैं ये अब नाम हटा लेता हूं एबीसी। लेट अस सपोज से इट इज द पॉइंट से ए एंड इट इज द पॉइंट से बी। बेटा लिक्विड मॉलिक्यूल अगर पॉइंट ए को क्रॉस कर रहा है, द वेलोसिटी लेट अस सपोज इट इज वी ए। अगर बी को क्रॉस कर रहा है, let us suppose it is vector VB, then since we can say the velocity VA in magnitude, it will be greater than the velocity VB in magnitude। बात समझ आ गई? दूसरी प्रॉपर्टी समझ आ गई? ओके? आप इसको भी कॉपी करें। अब बेटा इसके बाद बात करेंगे थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की। बेटा थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज नो टू स्ट्रीमलाइंस, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और ये 2 मार्क्स में एक्सपेक्टेड होती है। नो टू स्ट्रीमलाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। बेटा कोई भी दो स्ट्रीमलाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं देखते हैं। Let us suppose say it is the first streamline and it is suppose say the second streamline। मान लेते हैं अगर ये दोनों इंटरसेक्ट कर जाती हैं तो स्टूडेंट्स हमें मिलेगा इंटरसेक्शन पॉइंट से ए। ओके? अब बेटा जब लिक्विड मॉलिक्यूल पॉइंट ए को क्रॉस करेगा तो स्टूडेंट्स हमारे पास 2 डिफरेंट पाथ्स हैं। हम 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं दोनों पाथ्स पे।
तो ड्रॉन टेंजेंट्स क्या होती हैं? ड्रॉन टेंजेंट्स दे आर सिंपली द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल विच इज क्रॉसिंग द पॉइंट ए। अब बेटा जब लिक्विड मॉलिक्यूल पॉइंट ए को क्रॉस करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर दो स्ट्रीमलाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? हमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर ली। दो टेंजेंट्स ड्रॉ करने का मतलब यह हुआ कि जब लिक्विड मॉलिक्यूल पॉइंट ए को क्रॉस करेगा तो लिक्विड मॉलिक्यूल की वेलोसिटी की दो डिफरेंट डायरेक्शंस होंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी का सिर्फ एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है। बात समझ आ गई? तो मैं आपको इसको वर्ड्स में लिखवा रहा हूं, आप नोट कर लें। ये फिगर पहले कॉपी कर लें। नो टू स्ट्रीमलाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। इट इज सो बिकॉज if they intersected each other, then at the intersection point two tangents can be drawn to both the streamlines, which would mean that when the liquid molecule crosses the intersection point, it will have two different directions of velocity, which is not possible. Okay students, अब बात करते हैं लैमिनर फ्लो की। देखिए लैमिनर फ्लो में क्या होता है बेटा? लैमिनर फ्लो भी स्टेडी फ्लो होता है। लैमिनर फ्लो भी स्टेडी फ्लो होता है। बेटा होता क्या है लैमिनर फ्लो में? लिक्विड, जैसे आपने अपना रजिस्टर देखा है, रजिस्टर के अंदर पेजेस बाइंडेड होते हैं, तो जो पेजेस हैं वो शीट्स हैं। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से लिक्विड शीट्स की फॉर्म में फ्लो करता है, मूव करता है। ओके, अब जब लिक्विड मोशन में होगा तो एक कोई भी लिक्विड लेयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स किसी दूसरी लिक्विड लेयर की मॉलिक्यूल्स के साथ कभी मिक्स नहीं होते। अगर मिक्स हो जाते तो स्वेंस डिफरेंट लिक्विड लेयर्स में हमने सबसे पहले पढ़ा था कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी डिफरेंट होती है। डिफरेंट लिक्विड लेयर्स में देखिए, जैसे ये ऊपर वाली लेयर है, यहां पर वेलोसिटी लेट अस सपोज से वेक्टर v1 मान लेते हैं। सेकंड लेयर के अंदर जो लिक्विड मॉलिक्यूल है उसकी वेलोसिटी वेक्टर v2 मान लेते हैं। थर्ड लेयर के अंदर लिक्विड मॉलिक्यूल की वेलोसिटी वेक्टर v3 मान लेते हैं। तो सिंस जब ये लिक्विड फ्लो करता है तो सिंस हमेशा स्मॉल स्पीड पे फ्लो करता है, पहली बात। दूसरी बात, लिक्विड हमेशा शीट्स की फॉर्म में फ्लो करता है। और तीसरी बात, एक लिक्विड लेयर के मॉलिक्यूल्स कभी भी दूसरी लिक्विड लेयर के मॉलिक्यूल्स के साथ मिक्स नहीं होते। क्लियर? अगर मान लो मिक्स हो जाते तो सिंस ये लिक्विड अनस्टेबल हो जाता, यहां पर लैमिनर फ्लो एग्जिस्ट नहीं करता। बात समझ आ गई? आप लैमिनर फ्लो नोट कर लें। द फ्लूइड फ्लो is said to be the laminar flow if the liquid flows in the form of sheets and the velocities of the liquid molecules in the different layers are different. Full stop. The liquid molecules of the different layers never mixes with each other. बात समझ आ गई? अब बात करेंगे टर्बुलेंट फ्लो की। बेटा टर्बुलेंट फ्लो एक अनस्टेबल फ्लो है। जब लिक्विड स्वेल्स रैंडमली फ्लो करे, हमें यह ना पता लगे कि लिक्विड के किस मॉलिक्यूल का वेलोसिटी किस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना होगा, तब हम बोलेंगे द फ्लूइड फ्लो इज द टर्बुलेंट फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो में हर लिक्विड मॉलिक्यूल जब एक पॉइंट को क्रॉस कर रहा था तो वेलोसिटी सेम था। टर्बुलेंट फ्लो में जब डिफरेंट लिक्विड मॉलिक्यूल्स किसी भी एक पॉइंट को क्रॉस करेंगे तो उनका वेलोसिटी डिफरेंट होगा। बात समझ आ गई? लिखें आप इसको। द फ्लूइड फ्लो इज सेड टू बी द टर्बुलेंट फ्लो इफ द लिक्विड मॉलिक्यूल्स crosses the given point with different velocities. Full stop. The fluid flow is said to be unstable. Okay friends, तो फ्लूइड फ्लो के लिए सिर्फ इतना। आज हम वीडियो यहीं पे वाइंड अप कर रहे हैं। ओके, बाकी का सेक्शन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट कर लेंगे। ओके।